जय हिंद साथियों। 15 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। क्वेश्चन है आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है रीअलाइंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत कौन से बेनिफिट्स नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट ऑफर्ड बाय रीअलाइंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है नो सीलिंग ऑन द लोन अमाउंट, सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिट गारंटी कवर अप टू 25% ऑफ टर्म लोन, थर्ड ऑप्शन है कवरेज फॉर प्राइवेट कंपनीज और लास्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 13% फॉर अप टू 8 ईयर्स। तो इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम से अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ये चार ऑप्शन दिए थे, आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है या कौन सा बेनिफिट ऑफर नहीं किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अभी यूनियन मिनिस्टर साहब हैं फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के, श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी, उन्होंने अनवील किया है रीअलाइंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। रीअलाइंड जो स्कीम हुई है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो मिलेगा वो 3% अप टू 8 ईयर्स मिलेगा, ना कि 13%। ठीक है, यहीं से आपसे खेल हो गया। ठीक है, 13% नहीं है यहाँ पे, 3% है। कवरेज किसका किसका है, इंडिविजुअल्स का कवरेज है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का कवरेज है, डेयरी कोऑपरेटिव्स का, प्राइवेट कंपनीज का और एमएसएमईज का। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट गारंटी कवर कब तक का है, तो अप टू 25% ऑफ द टर्म लोन। ठीक है, अप टू 25% ऑफ द टर्म लोन जो है क्रेडिट गारंटी कवरेज के अंदर आएगा। लोन अमाउंट सीलिंग क्या है, नो सीलिंग ऑन लोन अमाउंट, कितने का भी लोन अमाउंट लिया जा सकता है, उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। लोन कवरेज कितना है, अप टू 90% ऑफ द एस्टिमेटेड ऑन एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो 90% तक का लोन कवरेज है और इसको इंटीग्रेट किया गया है अदर स्कीम्स के साथ, ताकि जो भी अदर स्कीम्स में सब्सिडी हासिल हो रही हैं उनको जोड़ के कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की तरफ से एनिमल हस्बेंड्री को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने रीअलाइंड स्कीम देख ली है। अब हम लोग ओरिजिनल स्कीम देख लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्कीम के और क्या क्या प्रोविजंस हैं। यहाँ पे हम पूरी बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम कैसी है, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, राज्य सरकारों को कोई भी पैसा नहीं देना है। जो भी पैसा देगी वो केंद्र की सरकार देगी, यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कौन सी स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। एलिजिबल एंटिटीज कौन कौन से हैं, तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, एमएसएमईज हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेक्शन 8 की कंपनीज हैं, मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं। तो वो सारी ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या कवर किए जाएंगे इसमें, डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करेंगे, मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन कवर करेंगे और एनिमल फीड प्लांट कवर किए जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कवर किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा इसका, दूध की मात्रा बढ़े, मिल्क की मात्रा बढ़े। ठीक है, मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन हो, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो, तो यही सब ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंक्रीज मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड रूरल प्रोड्यूसर्स टू ऑर्गेनाइज मार्केट्स, एनहांस प्राइस रियलाइजेशन फॉर प्रोड्यूसर्स, मेक क्वालिटी मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, प्रमोट एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन द सेक्टर, प्रमोट क्वालिटी कॉन्सेंट्रेटेड एनिमल फीड टू वेरियस लाइफ स्टॉक एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, तो ये 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप देख लीजिएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है, हम लोग ने देखा 3% फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, तो 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 8 सालों तक। ठीक है, और जो लोन अमाउंट की कवरेज है वो अप टू 90% है फ्रॉम स्केड्यूल्ड बैंक्स, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाबार्ड और एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है या जो भी कॉपरेटिव्स एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए वो एक्सक्लूड हो जाएगी इस स्कीम से। कब ये लॉन्च हुई थी, तो ये ओरिजिनली लॉन्च हुई थी 2020 में। ठीक है, याद रखिएगा 2020 में ये लॉन्च हुई थी। और मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी बातें देख ली, बैकग्राउंड देख लिया। वहाँ पे हम लोग ने इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोग ने रीअलाइंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करी थी। और यहाँ पे हम लोग ने इसके बेसिक्स देख लिए, कब आई थी, क्या इसके प्रोविजंस थे, कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन कौन एक्सक्लूडेड है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
What did Supreme Court deem as manifestly arbitrary under Article 14 of Constitution? तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेरी किसको बताया है आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है लिमिटेड पॉलिटिकल फंडिंग बाय कॉर्पोरेट्स, सेकंड ऑप्शन है डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, थर्ड ऑप्शन है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, और लास्ट ऑप्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इसका सही आंसर है साथियों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया है एज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी बहुत प्रचलित हुई थी, इसको आरबीआई ने नल एंड वॉइड कर दिया है, ये मतलब अब लागू नहीं की जाएगी, और इसके अंतर्गत जितने भी पैसे इकट्ठा किए गए हैं आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि उनको लौटाया जाएगा जिनके जिनके पैसे लिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये वॉयलेटिव है किसके आर्टिकल 14 का, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 के वॉयलेट करता है ये। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम किस चीज़ को वायलेट करता है, तो आर्टिकल 14 को ये वायलेट करता है, विच अलाउड फॉर अनोनिमस फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, क्योंकि फंडिंग अनोनिमस होती है जिसकी वजह से आर्टिकल 14 वायलेट होता है। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है जिसके अंतर्गत ये बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, जो सारे इंडिया के लोग सारे कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, और जो भी कानून इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनको भी सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो मतलब हैं इसके, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चाहे भारत का राष्ट्रपति हो चाहे भारत का अंतिम नागरिक हो वो समान है। ठीक है, वो समान है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और इनके ऊपर जो भी कानून लागू होंगे, जो भी अच्छे कानून है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो उन कानून को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 जो है इसके अंतर्गत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या किया गया है, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है यूजिंग द टर्म मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नलिफाई कर दिया गया है। कुछ बातें हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब आई थी, 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वाया फाइनेंस बिल, इम्प्लीमेंट हुई थी 2018 में। ठीक है, आई कब थी, इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 2017 में। हाउ, वाया फाइनेंस बिल, याद रखिएगा मनी बिल नहीं, फाइनेंस बिल के अंतर्गत ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इम्प्लीमेंट कब हुई थी, 2018 में। ठीक है, 2018 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका क्या मतलब था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का, मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी हो, वो बॉन्ड खरीद सकता है, किस पर्पस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए। ठीक है, आपको पता होगा बॉन्ड खरीदते हैं और वापस में पैसे वापस देते हैं। ठीक है, आपने जैसे 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा तो आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा और 1000 रुपए आपने पॉलिटिकल पार्टी को दिए। ठीक है, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे उसके भी कुछ कुछ रूल्स हैं, वो भी देख लेंगे, पर आपको याद रखना है ये पॉलिटिकल फंडिंग को मेंटेन करने के लिए या पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इंडिविजुअल्स हो या एंटिटीज हो वो डोनेट कर सकती हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को वाइल मेंटेनिंग डोनर अनोनिमिटी। इससे क्या होता है, कौन बॉन्ड खरीदा किसी को नहीं पता चलता है, बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जो है वो अनोनिमस रहती है, उसको नहीं उजागर किया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिया जाता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज पार्टीज को नहीं दिया जाता है, सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ये दिया जाता है। इसके डिनोमिनेशंस कितने कितने के हैं, मतलब बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, मतलब कितने पैसे में हो सकते हैं, कितने डिनोमिनेशंस में हो सकते हैं, तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, मैक्सिमम 1 करोड़ है और मैक्सिमम 1000 है। ठीक है, इशूअर कौन है, तो एसबीआई इसका इशूअर है इलेक्टोरल बॉन्ड का। पेमेंट क्या है, पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड, इंटरेस्ट फ्री है। ऐसा नहीं है कि किसी ने खरीद लिया, मान लीजिए ने 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद लिया तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलने लगा 10%, 12%, ये इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड है। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या है, परचेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी इंडियन सिटीजन्स होंगे और जो भी एंटिटीज होंगी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, वो सारे ही इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। ठीक है, जो भी इंडियन सिटीजन्स होंगे या जो भी एंटिटीज होंगी, जो भी इस्टेब्लिश होंगी, इंडिया स्टैब्लिश्ड एंटिटीज होंगी, वो ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअली खरीदा जा सकता है या जॉइंटली भी खरीदा जा सकता है, और ये वैलिड रहता है 15 कैलेंडर डेज के अंदर। ठीक है, 15 कैलेंडर डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, इशुएंस प्रोसेस क्या है, ये आपको एसबीआई की ब्रांचेज में मिलेगा। रेसिपिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन सी पार्टीज, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप किसको दे सकते हैं। ठीक है,
तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सिक्योरिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या कोई भी विधानसभा का चुनाव हो, उसमें आपको लगभग 1% से ज़्यादा वोट हासिल करने होंगे अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपको तभी हासिल हो पाएगी, आप बॉन्ड तभी दे पाएंगे लोगों को फंडिंग के लिए जब तक आप 1% से ज़्यादा इंटरेस्ट वोट्स पोल करेंगे, या तो लोकसभा के चुनाव में, हाउस ऑफ पीपल में, या लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो आप इसको खरीद कैसे सकते हैं? इसको खरीद सकते हैं डिजिटल के माध्यम से या चेक्स के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद ये सारी बातें हैं, पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और अकाउंटेबिलिटी क्या है, डोनेशन मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स, पार्टीज ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रिसीव, ठीक है। ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने मेजर बातें कर ली, कब आया, कितने डिनोमिनेशन हैं, कितने किस पॉलिटिकल पार्टी को ये दिया जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, क्या इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में यहाँ पे कंप्लीटली कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया इज इन टॉक्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर फॉर फुल मेंबरशिप, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया बातचीत कर रही है फुल मेंबरशिप के लिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG, सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन WTO, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इन चारों में से इंडिया जो है बातचीत कर रहा है फुल मेंबरशिप के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये एनर्जी नीड्स को, जो भी एनर्जी नीड्स है कंट्रीज़ की, उनको केटर करता है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि जो भी एनर्जी से रिलेटेड क्लाइमेट चैलेंजेस हैं उनको भी डील किया जा सके, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि IEA के मेंबरशिप होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तभी हमारा पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है वो हो पाएगी, ठीक है। सिर्फ ये जान लेने से कि इंडिया किसके साथ बातचीत कर रही है फुल मेंबरशिप के लिए, ये आधी अधूरी प्रिपरेशन होगी। हम लोग पूरी प्रिपरेशन करेंगे, पूरी चीज़ें जानेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी कंट्री को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के फुल मेंबर होने में, ठीक है। अभी देखा जाए तो इंडिया क्या है, इंडिया एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। इंडिया ज्वाइन की थी एज एसोसिएट मेंबर इन 2018, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये NGO नहीं है, ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन OECD फ्रेमवर्क। OECD फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्या, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये क्या करती है, ये सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर को बिल्ड करती है या सिक्योर करती है, शेप करती है, ठीक है। सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर कब बनी थी? 1974 में ये बनी थी, ठीक है। 1974 में थी, क्योंकि 1973-74 में ऑयल क्राइसिस आया था, जिसके चलते ये डिसाइड किया गया था कोई ऐसी बॉडी हो जो कि हमारे एनर्जी नीड्स को आराम से केटर कर सके, और कोई भी इमरजेंसी हो तो उस इमरजेंसी से बाहर निकलने में समर्थता जाहिर कर सके, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को स्थापित किया गया था 1974 में। इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, ठीक है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। अभी कितनी है? अभी टोटल मेंबरशिप है 31 मेंबर कंट्रीज हैं और 11 एसोसिएशन कंट्रीज हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया ज्वाइन की थी इन 2017 एज एसोसिएट मेंबर, ठीक है। 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था एज एसोसिएट मेंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कि हो एक कंट्री में, अगर उसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हिस्सा बनना है तो कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी OECD मेंबर कंट्री, OECD मेंबर कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद उस कंट्री के बाद क्रूड ऑयल के रिजर्व होने चाहिए 90 दिन के इंपोर्ट के बराबर, ठीक है। जैसे इंडिया हाईली डिपेंडेंट ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। तो हमारे पास अगर लगभग 90 दिन का प्रोडक्ट रिजर्व्स होंगे, 90 दिन के ऑयल रिजर्व्स होंगे, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी समस्या आती है तो हम बिना सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए, या अगर कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग 90 डेज़ का अगर हमारे पास ऑयल रिजर्व है तब हम इसके मेंबरशिप के हकदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम टू रिड्यूस नेशनल ऑयल कंजप्शन बाय अप टू 10%, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसके अंतर्गत हमारी जो ऑयल नीड्स हैं वो 10% तक कम हो। ये कैसे होंगी? इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बसेज हो, ई बसेज हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स स्टार्ट किए जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारे जो फ्यूल कंजम्पशन है, ऑयल कंजम्पशन है, उसकी डिमांड कम होगी। तो कुछ ऐसे लॉज लाने चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसके अंतर्गत क्या हो, लगभग 10% जो हमारी ऑयल कंजम्पशन है वो गिरे, तब जाके ये
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हमें वहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने देगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेजिस्लेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स, ठीक है। कोई ऐसा इनका लेजिस्लेशन हो किसी कंट्री का जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स के बारे में हो, तब आप ये आईईए के मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद है लेजिस्लेशन एंड मेजर्स इंश्योरिंग ऑयल कंपनीज रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अपॉन रिक्वेस्ट, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी कंट्री अगर ऑयल कंपनीज की रिपोर्ट मांगती है तो उसको फर्निश करना पड़ेगा। और कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूट शेयर ऑफ आईईए कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो आईईए अगर कोई कलेक्टिव एक्शन लेता है तो उनको सपोर्ट करे, उनको कंट्रीब्यूट करे। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर होने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखा, उसकी क्राइटेरिया देखे, क्या मेंबरशिप है उनके क्राइटेरिया के, ठीक है, मतलब मेंबर होने के क्या क्या क्राइटेरिया है। और इंडिया का स्टैंड देखा कि इंडिया ने कब एसोसिएट मेंबर में ज्वाइन किया था, तो 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था एज एन एसोसिएट मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट माइलस्टोन हैज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अचीव्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या कारनामा हुआ है, क्या माइलस्टोन अचीव हुआ है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 50,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोक्योरमेंट, सेकेंड ऑप्शन है 75,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोक्योरमेंट, थर्ड ऑप्शन है 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोक्योरमेंट, और लास्ट ऑप्शन है 2 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से 1 लाख करोड़ तक के जो गुड्स हैं वो प्रोक्योर किए हैं, ठीक है। याद रखिएगा 1 लाख करोड़ का इन्होंने जो है चीज़ें प्रोक्योर की हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले क्वेश्चन में कि 1 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट किस मिनिस्ट्री ने किया है, तो आपको याद रखना है डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये सरकार का, मान लीजिए सरकार की ई कॉमर्स साइट है, ठीक है। किसी भी मिनिस्ट्री को कुछ सामान लेना होता है अपने लिए, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ सामान लेना हुआ तो वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाके अपने ऑर्डर प्लेस कर देती है, ठीक है। और वहाँ से फिर जो बिडिंग में आता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है या जो भी बेचने वाले लोग होते हैं, कोई भी एंटिटी होती है, वो सबसे जो सस्ते में या सबसे अच्छे में दे, उसी से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या कोई भी मिनिस्ट्री खरीद लेती है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बातें। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एग्जीक्यूट किया है 5.47 लाख ऑर्डर्स थ्रू जीईएम, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एमएसएमईज को एम्पावरमेंट मिलता है। कैसे कि जो भी मतलब ये जो ई कॉमर्स है, जीईएम ई कॉमर्स गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं, छोटे छोटे एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। कई बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया के एमएसएमईज बनाते हैं, जो कि जिनको अच्छे से मार्केट नहीं मिल पाता है। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लाया गया था। अब क्या होता है, अब सरकार की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, वो एमएसएमईज आराम से पूरा कर देती हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 60,000 करोड़ के ऑर्डर्स को प्रोक्यूर किया है, को केटर किया है एमएसएमईज ने, ठीक है। यहाँ पे जेईएम के बारे में कुछ बात है। तो जीईएम जो लॉन्च हुआ था वो 2016 में लॉन्च हुआ था। कि कौन सी मिनिस्ट्रीज को इनिशिएट की थी या किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये जीईएम आता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो करेंट वर्जन चल रहा है वो जीईएम 3.0 है, जब जो कि लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमने बताया आपको, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उनको आराम से प्रोक्योर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। इसी का नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट किया है, 1 लाख करोड़ की गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, What was the services trade surplus reached in October to December quarter of fiscal year 24, ठीक है। तो फिजिकल ईयर 24 में अक्टूबर से दिसंबर तक इंडिया की सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस कितना था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 87.7 बिलियन डॉलर्स, सेकेंड ऑप्शन है 42.8 बिलियन डॉलर्स, थर्ड ऑप्शन है 44.9 बिलियन डॉलर्स, और लास्ट ऑप्शन है 2 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44.9 बिलियन डॉलर्स। तो इंडिया का जो सर्विसेज ट्रेड सरप्लस रीच हुआ था अक्टूबर दिसंबर में, वो 44.9 बिलियन डॉलर्स का अचीव हुआ था, ठीक है। तो इंडिया ने एक सर्विसेज कितनी एक्सपोर्ट की थी, 87.7 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी। इंपोर्ट कितने की थी, 42.8 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट की थी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो सरप्लस आ जाएगा कितने का, 44.9
बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, मार्किंग अ 16% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, ठीक है, ये 16% ज़्यादा है पिछले मतलब फिजिकल ईयर 23 से, ठीक है। तो याद रखिएगा 44.9 बिलियन डॉलर्स का जो है ट्रेड सरप्लस हुआ है अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर फिजिकल ईयर 24 के, ठीक है। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। ग्लोबल ट्रेड शेयर कितना है इंडिया का, जो शेयर है वर्ल्ड में वो कितना है एक्सपोर्ट्स में, तो 4% लगभग एक्सपोर्ट करती है, तो दुनिया का 4% जो हिस्सा है सर्विसेज का वो इंडिया का है। इंपोर्ट कितना करती है, तो इंपोर्ट करती है लगभग 3.52%, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग बराबर ही है ग्लोबल शेयर में, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 44.9 बिलियन का ट्रेड सरप्लस हुआ है सर्विसेज ट्रेड में, ठीक है, सर्विसेज के ट्रेड में। कौन से क्वार्टर में, तो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट प्राइज वाज अवार्डेड टू इंडिया एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 फॉर इट्स इनोवेटिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है इंडिया को, आपको ये बताना है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने के लिए इंडिया को कौन सा अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड, सेकेंड ऑप्शन है गवर्नमेंट टेक प्राइज, थर्ड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी अचीवमेंट अवार्ड, लास्ट ऑप्शन है डिजिटल इनोवेशन ट्रॉफी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गवर्नमेंट टेक प्राइज, गवर्नमेंट टेक प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। तो इंडिया वाज ऑनर्ड विद 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हेल्ड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है जहां पे भारत को गवर्नमेंट टेक प्राइज से नवाजा गया था, 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज से नवाजा गया था। किस लिए, क्योंकि इंडिया जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में एआई का यूज़ कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी थी, एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी थी, ठीक है। इसमें किसको अवार्ड मिला है, इंडिया को। कौन सा अवार्ड मिला है, गवर्नमेंट टेक प्राइज। कौन सा गवर्नमेंट टेक प्राइज, 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज, ठीक है। अब हम लोग कुछ बातें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में देख लेते हैं। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, ये जो इवेंट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, ठीक है, 2013 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई, ठीक है। तो यूएई हर साल इसको होस्ट करता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट एनुअल इवेंट है, यस, ठीक है। लोकेशन क्या होती है, लोकेशन होती है दुबई, यूएई की कैपिटल दुबई में, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। मिशन ये है कि भैया जो भी फ्यूचर है ह्यूमैनिटी का उसको अच्छे से शेप किया जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, पीस स्थापित की जाए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रीजनल ग्लोबल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हार्मनी से और डायलॉग से शांत किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। इस बार की थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इस बार की थीम है। और जो फोकस एरियाज हैं, तो 6 फोकस एरियाज हैं, देख लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट फ्रंटियर्स, री इमेजिनिंग डेवलपमेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमीज, फ्यूचर सोसाइटीज एंड एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू ग्लोबल शिफ्ट्स, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटीज, ठीक है। तो आपको उसको याद नहीं करना है, आप एक बार देख लीजिएगा और टोटल नंबर याद रखिएगा। 6 फोकस एरियाज हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के 2024 के, और इसका थीम क्या है, इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये कब स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो 2013 में ये स्टैब्लिश किया गया था, हर साल आयोजित होता है। इसकी लोकेशन है दुबई यूएई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वॉज फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट होस्टेड, ठीक है। तो पहला इंडिया का डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ पे आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है गुवाहाटी, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु और लास्ट ऑप्शन है मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुवाहाटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ, क्या होस्ट करने के लिए, फ्यूचर स्किल्स गवर्नमेंट इन गुवाहाटी, फ्यूचर स्किल्स समिट इन गुवाहाटी, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट है, ये ध्यान दीजिएगा कहाँ पे हो रही है ये, तो ये गुवाहाटी में हो रही है, ठीक है। स्किल के चक्कर में कुछ गवा ना दे, ठीक है, याद रखिएगा, स्किल के चक्कर में कुछ गवा ना दे, GUWA, तो याद रखिएगा स्किल वाली समिट कहाँ हो रही है, गवा देने में हो रही है, गवा मतलब गुवाहाटी, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको हार्नेस किया जाए इंडिया के बेटरमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। और साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, उसको भी, उसके भी बेनिफिट्स को रीप किया जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ हो रही है, गवा में हो रही है। गवा देंगे फ्यूचर स्किल्स अपनी, तो कैसे गवा देंगे, अगर काम नहीं करेंगे हम लोग तो गवा से याद रखेंगे गुवाहाटी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल स्कीम अनाउंस फॉर लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स इन राजस्थान। राजस्थान में लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली गई है, आपको उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान लेबर वेलफेयर स्कीम, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम और लास्ट ऑप्शन है मजदूर सहभागिता स्कीम। ठीक है, इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ठीक है, आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य की नीति है या किस राज्य की ये स्कीम है। तो आपको याद रखना है विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ की है, तो राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की ये स्कीम है। तो फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ की दिया कुमारी जी, उन्होंने अनवील किया है राजस्थान बजट में चीफ मिनिस्टर विश्वकर्मा पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी लेबरर्स हैं और स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो भी वृद्ध स्ट्रीट वेंडर्स हैं और लेबरर्स हैं, उनको एक पेंशन की योजना उनके लिए लाई गई है। ठीक है, तो वो जब 60 साल से या उससे ऊपर हो जाएंगे तो उनको मंथली पेंशन 2000 रुपये की दी जाएगी। किसको, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो भी ईडिंग लेबरर्स हैं। ठीक है, जो थोड़े से बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं और जो 60 साल हासिल मतलब कंप्लीट कर लेंगे, अपना पहुंच जाएंगे 60 साल की एज में, उनको 2000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। कहाँ पे, राजस्थान में। तो याद रखिएगा विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ की स्कीम है, तो राजस्थान की ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन बैंड बाय एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर 12 ईयर्स फॉर डोपिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय प्लेयर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने 12 साल के लिए खेलने से बैन कर दिया है? किसके लिए, डोपिंग करने के लिए। डोपिंग क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम करना जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रोग्रेस है या नेचुरल स्ट्रेंथ है आपकी वो बढ़ जाती है, उसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है प्रवीण कुमार सोपटी, सेकंड ऑप्शन है मंजू बाला, थर्ड ऑप्शन है जगदेव सिंह बराइच और लास्ट ऑप्शन है रचना कुमारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रचना कुमारी। ठीक है, तो हैमर थ्रोअर है रचना कुमारी, जो कि फेस करेंगी 12 साल तक का सस्पेंशन। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव पाई गई हैं मल्टीपल एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स में। ठीक है, तो ये स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन कर रही थी, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया है। किसको, रचना कुमारी को। ठीक है, किसको, रचना कुमारी को। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये हैमर थ्रो से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, रचना कुमारी जी हैमर थ्रो से रिलेटेड है। इनको कितने साल के लिए बैन किया गया है, तो 12 साल के लिए बैन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसको बैन किया गया है, तो रचना कुमारी जी को बैन किया गया है 12 साल के लिए। और क्या, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये, तो ये हैमर थ्रो से एसोसिएटेड है, ये हैमर थ्रोअर थी। ठीक है, रचना कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है राजेश कुमार सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है वीरेंद्र बंसल, थर्ड ऑप्शन है रमेश शर्मा और लास्ट ऑप्शन है संजय पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र बंसल। ठीक है, तो वीरेंद्र बंसल साहब जो हैं एसबीआई कैपिटल मार्केट के नए सीईओ और एमडी बने हैं। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने रजय कुमार सिन्हा को सक्सीड किया है। ठीक है, रजय कुमार साहब को ये सक्सीड किए हैं, कौन, वीरेंद्र बंसल साहब। ठीक है, वीरेंद्र बंसल साहब क्या हैं, ये नए सीईओ और एमडी हो गए हैं कैपिटल मार्केट्स के, एसबीआई के कैपिटल मार्केट्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एमओयू लिंकिंग देयर इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स यूपीआई विद आनी। तो भारत ने किस कंट्री, किस देश के साथ एमओयू साइन किया है जिसकी वजह से जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यूपीआई और आनी इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो आनी किस देश का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, आप ये भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीराट्स और लास्ट ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस। तो यूपीआई को जिस आनी से जोड़ा गया है वो आनी कहाँ की है, वो आनी है यूएई की। ठीक है, याद रखिएगा आनी कहाँ की इंस्टेंट पेमेंट सर्विस है, तो ये यूनाइटेड अरब अमीराट्स की है। ठीक है, तो आपको पता होगा अभी प्रधानमंत्री साहब हमारे यूएई में हैं, जहाँ पे ये बैप्स हिंदू
BAPA सिंधु टेम्पल का उद्घाटन करेंगे। ये सारी बातें हम लोग ने कल वाले करंट अफेयर्स में की हैं, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे टेम्पल के बारे में बात हुई है। 108 फीट का टेम्पल है और इसकी कई ब्रांचेज हैं, न्यू दिल्ली में है, गुजरात में है, फिर सिडनी में है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग ने पुराने वाले करंट अफेयर्स में कर रखी हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि MOU साइन हुआ है इंडिया और UAE के बीच, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसके अंतर्गत इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इंडिया का UPI और आनी UAE का, वो आपस में लिंक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत आराम से हो पाएंगे, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत आराम से हो पाएंगे। तो याद रखिएगा आनी कहाँ का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, तो UAE का है, ठीक है, UAE का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैंडेड ओवर चेस ओलंपियाड टॉर्च टू हिज कंट्री, ठीक है। आपको बताना है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने चेस ओलंपियाड टॉर्च किसको हैंड ओवर की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रशिया मॉस्को, सेकंड ऑप्शन है हंगरी बुडापेस्ट, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर और लास्ट ऑप्शन है वॉशिंगटन USA, ठीक है। इन चारों में से किसको चेस ओलंपियाड टॉर्च हैंड ओवर की गई है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हंगरी बुडापेस्ट को, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा 44th एडिशन चेन्नई में हुआ था चेस ओलंपियाड टॉर्च का, ठीक है, चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में हुआ था। और इसके बाद ये जो टॉर्च है, मतलब ये इसका जो आयोजन होगा, अब 45th एडिशन होगा, वो कहाँ पे होगा, तो वो बुडापेस्ट हंगरी में होगा। हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 44th एडिशन इंडिया में हुआ था, 45th एडिशन कहाँ पे होगा, बुडापेस्ट हंगरी में होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 45th एडिशन है कहाँ पे, बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं संजय कुमार जैन, सेकंड ऑप्शन है अजीत कुमार साहब, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर लोकैया रवि कुमार और लास्ट ऑप्शन है श्री के मिश्रा। तो इन चारों में से IRCTC के नए चेयरमैन और MD जो बने हैं वो हैं संजय कुमार जैन साहब, ठीक है। तो याद रखिएगा संजय कुमार जैन साहब जो हैं वो IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने, ठीक है। कौन, संजय कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट परसेंटेज ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पेड अप कैपिटल डेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेस इट्स शेयर होल्डिंग थ्रू ओपन मार्केट परचेजेस, ठीक है। तो ओपन मार्केट परचेज के अंदर LIC ने अपने SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के कितने शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5.05%, सेकेंड ऑप्शन है 5.02%, थर्ड ऑप्शन है 5.10% और लास्ट ऑप्शन है 4.99%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5.02%, ठीक है। तो LIC ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज में, कितना, तो 5.02% हो गया है। पहले कितना था, पहले था 4.99%। कहाँ पे बढ़ाया है, याद रखिएगा SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ सऊदी अरेबियाज फर्स्ट लग्जरी ट्रेन, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया की पहली लग्जरी ट्रेन का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है डेजर्ट ओएसिस, सेकेंड ऑप्शन है अरेबियन नाइट्स एक्सप्रेस, थर्ड ऑप्शन है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट और लास्ट ऑप्शन है रॉयल डेजर्ट जर्नी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। सऊदी अरेबिया ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन निकाली है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। याद रखिएगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने क्या निकाला है, नई लग्जरी ट्रेन निकाली है जिसका नाम होगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। तो और ये 800 माइल की जर्नी देगी, ठीक है। 800 माइल की पूरी जर्नी ये कंप्लीट करेगी, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन हॉल्टेड फॉर कमर्शियल कार्ड पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको डायरेक्ट किया है, किस कमर्शियल कार्ड पेमेंट्स को डायरेक्ट किया है सारे अपने कमर्शियल कार्ड पेमेंट्स को हॉल्ट करने के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शन है वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, सेकेंड ऑप्शन है वीज़ा, थर्ड ऑप्शन है मास्टर कार्ड और लास्ट ऑप्शन है रुपए, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियल कार्ड पेमेंट्स को होल्ड करने के लिए बोला गया है RBI द्वारा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वीज़ा और मास्टर कार्ड, ठीक है। तो RBI ने इंस्ट्रक्ट किया है वीज़ा और मास्टर कार्ड को टू सीज कार्ड बेस्ड कमर्शियल पेमेंट्स, कार्ड बेस्ड कमर्शियल पेमेंट्स को रोकने के लिए कहा गया है वीज़ा और मास्टर कार्ड द्वारा, ठीक है। वीज़ा और मास्टर कार्ड द्वारा जो भी कार्ड बेस्ड कमर्शियल पेमेंट्स होंगे उनको होल्ड करने के लिए RBI ने डायरेक्ट किया है, तो ध्यान दीजिए
मिलेगा, याद रखिएगा, वीज़ा और मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच फाउंडेशन रिसेंटली अनवील्ड मिल्की वे टैबलेट। मिल्की वे टैबलेट किसने निकाला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एप्पल फाउंडेशन, सेकंड ऑप्शन है गूगल फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन है एपिक फाउंडेशन और लास्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एपिक फाउंडेशन। एपिक फाउंडेशन ने रिसेंटली अनवील किया है मिल्की वे टैबलेट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एजुकेशनल नीड्स जो हैं बच्चों की उनको केटर करेगा, स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो पहली बार डिज़ाइन किया गया है जो कि एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को केटर करेगा, मिल्की वे टैबलेट। ठीक है, मिल्की वे टैबलेट, और फुली रिपेयरेबल है, अपग्रेडेबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिल्की वे टैबलेट किसने निकाला है, तो मिल्की वे टैबलेट निकाला है एपिक फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु वॉज अवॉर्डेड विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर। ठीक है, ऑक्टोकॉप्टर बनाने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हविलदार वरिंदर सिंह, सेकंड ऑप्शन है ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी, थर्ड ऑप्शन है कर्नल विजय शर्मा और लास्ट ऑप्शन है विंग कमांडर RS चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑक्टोकॉप्टर को डेवलप करने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल जिसको दिया गया है वो है हविलदार वरिंदर सिंह साहब। ठीक है, हविलदार वरिंदर सिंह साहब जो हैं ये सिख रेजिमेंट के मेंबर हैं, इंडियन आर्मी के हविलदार वरिंदर सिंह साहब, इन्होंने ऑक्टोकॉप्टर बनाया है। ठीक है, इन्होंने ऑक्टोकॉप्टर बनाया है जिसके चलते इनको विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हविलदार वरिंदर सिंह क्या बनाया है, ऑक्टोकॉप्टर। ठीक है, क्या मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, विशिष्ट सेवा मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच फ्रूट हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज ऑफिशियल स्टेट फ्रूट ऑफ असम। तो स्टेट फ्रूट ऑफ असम किसको डेजिग्नेट किया गया है, आपको ये बताना है। मैंगो, सेकंड ऑप्शन है जैक फ्रूट, थर्ड ऑप्शन है पाइनएप्पल और लास्ट ऑप्शन है काजी नींबू। तो इसका सही आंसर है, असम ने अपना स्टेट फ्रूट जो डेजिग्नेट किया है वो काजी नींबू को किया है, जो कि नींबू है, सिट्रस लेमन। ठीक है, तो असम ने क्या किया है, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है काजी नींबू, जो कि एक खट्टा नींबू होता है, सिट्रस लेमन होता है, एज स्टेट फ्रूट। ठीक है, तो स्टेट फ्रूट किसको किया गया है, खट्टा खट्टा स्टेट फ्रूट सिट्रस लेमन, काजी नींबू। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले, काजी नींबू किस स्टेट ने अपना फ्रूट घोषित किया है, तो आपको याद रखना है असम। ठीक है, असम।